हेलो एवरीवन, इट्स मी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फैंटेसी स्टोरी। आज हम अपने वांगशन पुलिस बट लव विद विलेन हार्ट के नेक्स्ट पार्ट को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। होप यू लाइक इट। तो चलिए हम आज का पार्ट शुरू करते हैं। जैसे कि हमने अपने लास्ट पार्ट में देखा था, विंग वांग जी की तरफ गन पॉइंट करके कहता है, मैंने सोचा था इस बार मैं बिना किसी को मारे अपना काम कर लूंगा, लेकिन तुम्हारे लोगों को ना रास्ते का रोड़ा बनने का कुछ ज्यादा ही शौक है। पहले तो वो शुशे और अब चुयांग। वांग जी अपनी कार को रोक देता है और वो विंग की तरफ देखकर कहता है, तुम एक डॉक्टर नहीं हो तो फिर कौन हो तुम? विंग वांग जी को देखकर एक इविल स्माइल पास करता है और उससे कहता है, क्या मुझसे पूछ रहे हो? शायद तुमने चुयांग की बात अच्छे से नहीं सुनी, लगता है ये भी मुझे ही बताना पड़ेगा। ठीक है तो ध्यान से सुनो, मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ। तो वांग जी कहता है, इसका मतलब चुयांग ने जो भी बोला वो सही है। क्या तुम शुरू से जानते थे कि मैं हाँ वांग जुन हूँ और इसीलिए तुमने शुरू से दोस्ती का नाटक किया था? तो विंग उससे कहता है, सच बताओ तो तुमसे मिलना हमारे प्लान का कोई भी हिस्सा नहीं था। ये तो बस एक कॉन्फिडेंट था, पर पता नहीं था हम जिन लोगों को ढूंढ रहे हैं वो तो हमारे ही सामने है। वांग जी को पता चल गया था कि मतलब विंग ने उसे जो भी बोला वो सब एक झूठ था। फिर भी वांग जी के मन में बस एक ही सवाल था जो वो विंग से पूछना चाहता था, लेकिन वो अपने इमोशनल को कंट्रोल करके फिर भी विंग से कहता है, तो फिर तुम्हें पता कब चला? तो विंग उसे कहता है, सच बताओ तो मुझे तुम पर उसी टाइम शक हो गया था जब तुम सुशी के बारे में पूछने के लिए हॉस्पिटल गए। जाहिर सी बात है, सुशी को मेरे मारा था तो इसको छुपाने में मैंने कोई भी कसर नहीं छोड़ा था। तो तुम्हें कैसे पता चला? या तो तुम कोई पुलिस ऑफिसर होते या फिर तुम्हारा सुशी से कोई भी लेना देना तो पक्का होता, इसीलिए। तो वांग जी विंग से कहता है, इसका मतलब सुशी को तुमने मारा था? तो विंग कहता है, हाँ, मैंने उसे तुम्हारे बारे में 1000 बार पूछा, लेकिन फिर भी उसने कोई रिप्लाई नहीं दिया। मुझे ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं जो मेरे टाइम को वेस्ट करे। मैं पहले ही इतना टाइम वेस्ट कर चुका था, उसके बावजूद उसने मुझे एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया। तो वांग जी कहता है, मतलब तुमने शुरू से हम पे भरोसा नहीं किया था और तुम्हें पता था कि हम कोई पुलिस ऑफिसर नहीं है। तो विंग कहता है, वैसे तुम लोग इतने कॉन्फिडेंस थे, कुछ टाइम के लिए तो मुझे भी लगा था कि तुम कोई डिटेक्टिव होगे, लेकिन जब तुमने मुझे बोला कि डिटेक्टिव को अपने काम के टाइम अपने आइडेंटिटी को छुपा कर रखना पड़ता है, शायद तुम्हें पता नहीं, लेकिन डिटेक्टिव के पास ऐसा कोई भी रूल नहीं होता। जब उन बाइकर्स ने तुम पर हमला किया था, मुझे तभी कंफर्म हो गया था कि तुम ही वांग जुन हो। मैंने सोचा था मैं नेक्स्ट डे को तुम्हें अरेस्ट कर लूंगा, लेकिन मुझसे पहले तो तुमने अपना चाल चल दिया, शाओ शिनचैन को गोली मारकर। उसके बाद मेरा वो प्लान भी फेल हो गया। वांग जी धीरे से अपनी होपफुल आई से विंग की ओर देखता है और उससे कहता है, मैं बस तुमसे एक लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। वांग जी के मन में अभी भी ये था कि शायद विंग ने उसे जितना भी झूठ बोला हो, उसने उसे जितना कुछ भी कहा, उसमें से एक बात तो ऐसी होगी जो उसने उसे सच कही होगी, एक बात तो होगी जो उसने उसके लिए सच बोला होगा। और वो विंग की तरफ देखकर कहता है, क्या तुमने मुझे कभी भी पसंद किया था या फिर मुझसे प्यार किया था? तो विंग उससे कहता है, नहीं, मैं शुरू से तुम्हारे आसपास इसलिए घूमता था क्योंकि मुझे जानना था तुम आखिर हो कौन। और जब मुझे पता चल गया कि तुम मुझसे प्यार करते हो, तब मेरे लिए वांग जी अभी भी विंग की तरफ देख रहा था। उसकी आंखों में विंग को बहुत ज्यादा अजीब लगता है और वो वांग जी से नजर हटाकर सामने की ओर देखकर कहता है, तब मैंने बस नाटक किया क्योंकि ये मेरे लिए ज्यादा आसान था। तुम में से मेरी बात भी मान जाते और मैं जो करना चाहता हूँ वो भी मैं कर जाता। वांग जी को उसके डैड और उसके अंकल के डेथ के बाद शायद ये एक ऐसा पल था जब उसे इतना ज्यादा दर्द महसूस हो रहा हो। उसके दिल में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, ऐसा लग रहा था किसी ने बहुत सारी कीलें लेकर उसके दिल में दबा दिया हो। अभी उसे अंदर से कैसा महसूस हो रहा था ये सिर्फ वही बता सकता था। वांग जी की आंखों में आंसू तो आ गए थे, लेकिन फिर भी वो उन आंसुओं को नीचे गिरने नहीं देता और वो विंग की तरफ देखकर कहता है, ठीक है। विंग एक बार फिर से वांग जी की ओर गन पॉइंट करके कहता है, खुद को मेरे हवाले कर दो लांचा। वांग जी भी अपना गन निकालकर विंग की ओर पॉइंट करता है और उससे कहता है, बिल्कुल भी नहीं, अगर मौत आनी है तो तुम्हारे हाथों से ही सही, मुझे ये भी मंजूर है। ऐसा कहकर वो अपना गन विंग की ओर पॉइंट करता है। विंग ने ऑलरेडी अपना गन वांग जी की ओर पॉइंट कर रखा था। वो दोनों ही एक दूसरे के आमने सामने थे और उनका गन भी एक दूसरे की ओर था। इधर सोबर कंपनी बार में सब लोग मिलकर विंग का काफी देर से वेट कर रहे थे। तभी सोंग लांग न्यू साइन की तरफ देखकर कहता है, अब तक तो उन लोगों को आ जाना चाहिए था
अभी तो 9:15 भी हो गए, लेकिन अब तक कोई नहीं आया, नहीं जिवचन और नहीं होंगचन। कहीं भी कोई मुसीबत में तो नहीं ना? तो न्यूसंग उससे कहता है, तुम चिंता मत करो, शायद उनको देर हो रही होगी। वैसे विभूषण ने बोला तो था वो 9 बजे तक आ जाएंगे, लेकिन शायद उनको देर हो रही हो। लेकिन उसने ये भी बोला था अगर वो नहीं आएंगी तो जिवचन तो आ ही जाएगा, लेकिन वो भी अब तक नहीं आया। कहीं उन लोगों को पहले से पता तो नहीं चल गया ना? तो सोंगलांग उससे कहता है, मुझे बहुत अजीब लग रहा है, जैसा हमारा प्लान था उसी हिसाब से तो अब तक उन लोगों को आ जाना चाहिए था। विभूषण ने बोला था कि वो शिनचैन को छोड़ देंगे, लेकिन अब तक उसका कोई रिप्लाई नहीं आया। पता नहीं वो मेंशन से बाहर निकला भी या नहीं। तभी न्यूसंग के फोन में किसी का कॉल आता है। उसे देखकर न्यूसंग थोड़ा हैरान रह जाता है। तो सोंगलांग उससे कहता है, क्या हुआ, किसका कॉल है? तो न्यूसंग उससे कहता है, अरे ये फोन तो उसी से कॉल आ रहा है जिस फोन को मैंने विभूषण को दिया था। तो सोंगलांग कहता है, क्या विभूषण ने कॉल किया है, जल्दी उठाओ। न्यूसंग उस कॉल को उठा लेता है। उधर से शाओ शिनचैन की आवाज आती है जो उसे हाँफते हुए कहता है, जल्दी वहाँ से निकलो, वो लोग नहीं आने वाले, उनको पता चल गया है। सोंगलांग उससे कहता है, शाओ शिनचैन तुम इस वक्त कहाँ पर हो? तो शिनचैन कहता है, मुझे नहीं पता मैं कहाँ पर हूँ, शंग ने मुझे एक हाईवे पर छोड़ दिया है। मैं तुम्हें अभी एक नंबर भेज रहा हूँ, जल्दी से उसे ट्रैक करो और विंग को ढूंढो, वो मुसीबत में है। तो न्यूसंग उसे कहता है, ठीक है जल्दी सेंड करो। हम इधर विंग और वांगजी को देखते हैं जो एक दूसरे के ऊपर गन चलाने वाले थे, लेकिन तभी चियांग वहाँ पर दूसरी कार लेकर पहुंच जाता है। वो देखता है कि वांगजी के ऊपर विंग ने गन पॉइंट कर रखा था, तो वो अपनी कार को इतनी तेजी से मोड़ देता है कि वो सीधा वांगजी के कार से जाकर टकरा जाता है। चियांग के कार से टक्कर मारने की वजह से विंग और वांगजी दोनों के हाथ से गन नीचे गिर जाते हैं। विंग पीछे की तरफ होता है तो उसके सिर के पीछे फिर से चोट लग जाती है और वांगजी को भी उसके हेड में चोट लग जाती है जहाँ से खून बह रहा था। चियांग जल्दी से अपने कार से उतरकर वांगजी के कार के पास आता है और उसके ग्लासेस को तोड़ देता है और अंदर से उसके विंडो को खोल देता है और वो वांगजी से कहता है, हाँ वांगजन जल्दी चलो यहाँ से। वांगजी के सिर में से भी काफी ज्यादा खून बह रहा था और वो विंग की तरफ देखकर कहता है, नहीं मैं विंग को छोड़कर नहीं जा सकता। तो चियांग चिल्लाते हुए कहता है, शिनचैन उसे बचा लेगा, आपको यहाँ से जाना होगा, जल्दी चलिए। ऐसा कहकर वो वांगजी को खींचने लगता है, लेकिन वांगजी चियांग से जाने के लिए मना कर रहा था। विंग के फिर से उसी सिर के पीछे चोट लगने की वजह से बहुत सारा खून बह चुका था और खून बहने की वजह से विंग धीरे धीरे अपनी आंखें बंद करता जा रहा था। वो अपने हाथ से गन को ढूंढने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो उठ भी नहीं पा रहा था। इसी वजह से वांगजी और चियांग की आवाजें सुनाई दे रही थी। वांगजी विंग को छोड़कर वहां से जाने के लिए मना कर रहा था और चियांग वांगजी से जबरदस्ती कर रहा था कि आपको यहाँ से जाना ही पड़ेगा। विंग के चोट की वजह से अब धीरे धीरे उसकी आंखें बंद हो जाती है। जब विंग धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है तो वो खुद को हॉस्पिटल के बेड में पाता है। जब वो घड़ी की तरफ दिखता है तो सुबह के 8 बज रहे थे। न्यूसंग उसके पास ही बैठा था। विंग को होश में आता देख वो जल्दी से कहता है, विभूषण क्या तुम अब ठीक हो? विभूषण को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। कल रात तो वो कार में था, अचानक से यहाँ पे कैसे पहुंच गया? और वो उठकर बैठ जाता है और न्यूसंग की तरफ देखकर कहता है, क्या हम उन्हें पकड़ नहीं पाए? तो न्यूसंग कहता है, तुम मरते मरते बचे हो, लेकिन फिर भी तुम्हें उनकी ही पड़ी है। तो विंग कहता है, नहीं मैंने पहले जो पूछा है उसका जवाब दो। तो न्यूसंग उसे कहता है, नहीं हम उन्हें नहीं पकड़ पाए, उन लोगों को पहले ही पता चल गया था। जब हमने शिनचैन से पूछा तो उसने बोला कि उन लोगों को तुम्हारा फोन मिल गया था, वहीं से उन लोगों को हमारे प्लान के बारे में पता चल गया। विभूषण उसी बेड पर बैठा हुआ था। उसे ये सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में सामने टेबल पर रखी हुई चीजों को फेंक कर कहता है, हमने इतनी मेहनत की थी, उसके बाद भी हम उन्हें नहीं पकड़ पाए, वो हमारे हाथ से निकल कैसे गए? और फिर वो थोड़ी देर बाद कहता है, शायद मेरी गलती है, मुझे वो फोन छुपा के रखना चाहिए था, मैंने इस पे ध्यान नहीं दिया, मेरी इतनी सी छोटी गलती की वजह से वो लोग आज हमारे हाथ से निकल गए। तो न्यूसंग कहता है, शांत हो जाओ, अब गुस्सा करने का क्या फायदा, हमने मेहनत तो की थी ना, हमने पूरी तरह से मेहनत की थी, हम अगली बार इसे भी ज्यादा मेहनत करेंगे, ठीक है? इसमें अब हमारी गलती तो नहीं ना? तो विंग कहता है, नहीं हमारी गलती है। एक बात बताओ, क्या हमने मेहनत नहीं की थी? इतनी मेहनत की थी, इतने टाइम के बाद लगा था हम उन्हें पकड़ लेंगे, लेकिन फिर भी हमेशा नहीं कर पाए। तो नहीं कहता है, तुम्हें समझाना बेकार है, खैर ठीक से बैठो ताकि तुम लगो ना कि तुम एक मरीज हो। मेरे ब्रदर तुमसे मिलने आने वाले हैं, अगर उन्होंने तुम्हें ऐसी हालत में देख लिया ना तो पक्का बहुत गुस्सा करेंगे। तो विभूषण कहता है कि क्या इंस्पेक्टर जनरल आने वाले हैं? क्या तुमने उन्हें बता दिया इन सब के बारे में? तो न्यूसंग कहता है, क्या तुम मजाक कर रहे हो क्या? इतना कुछ होने के बाद तो किसी को भी पता चल जाता, फिर भी वो तो हमारे हेड है। तो विंग कहता है, अरे यार अब तो बॉस पक्का गुस्सा करेंगे। और वो हॉस्पिटल के चारों तरफ देखकर कहता है, एक मिनट, कहीं तुम मुझे शिजुका हॉस्पिटल में तो नहीं लेके आए ना?
तो नी कहता है क्या बात कर रहे हो, उसके अलावा भी दुनिया में और हॉस्पिटल्स है। अगर तो हम तुम्हें वहाँ पे लेके जाते ना, तुम्हारी चीजें तुम्हारे होश में आने से पहले हमारी जान ले लेती। उनको तो अभी भी ये लग रहा है तुम छुट्टी मनाने गए हो। हम इधर सिचिन के अपार्टमेंट को देखते हैं। शेयंग वांग जी को बचाने के बाद जिवजन के पास लेकर आया था। वांग जी वहीं सोफा पर बैठा हुआ था। उसके फेस पर कोई रिएक्शन नहीं था, ना ही उसे देखकर ऐसा लग रहा था वो दुखी है और ना ही ऐसा लग रहा था वो गुस्सा है। शेयंग पानी का गिलास लाकर वांग जी की ओर करता है और उससे कहता है लो पानी पी लो। वांग जी शेयंग के हाथ से वो गिलास ले लेता है और सारा पानी एक ही झटके में पी जाता है और वो गिलास को सामने टेबल पर रख देता है। वांग जी की ऐसी हालत देखकर अगर सबसे ज्यादा किसी को गुस्सा आ रहा था तो वो शेयंग था। उसे विभूषण पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। अगर वो पुलिस वाला था ही तो ठीक है, उसे वांग जी के साथ प्यार करने का नाटक क्यों किया। उसे वांग जी की ऐसी हालत देखी नहीं जा रही थी। जेबुजन वांग जी के पास वाले सोफे पर बैठ जाते हैं और वो वांग जी के कंधे पर हाथ रखते हुए कहते हैं अब तुम ठीक हो। वांग जी ना सिचिन की तरफ देखता है और ना ही उसे कोई रिएक्शन देता है। वो बस एक ही वर्ड में जवाब देता है सिचिन अपनी स्टोरी सुनाते ही कहते हैं मैं कल शुगर कंपनी बाहर जा रहा था। मैं रास्ते पे था और गाड़ी में मैं अकेला था, तभी चियांग का कॉल आया। अब हम रात का सीन देखते हैं जब जेबुजन कार से शुगर कंपनी बाहर जा रहे थे। वो उस बार से लगभग सिर्फ 10 मिनट की दूरी पर थे, तभी चियांग का कॉल आता है। जेबुजन उसका कॉल पिक करते और उसे कहते हैं क्या हुआ चियांग। तो चियांग जल्दी जल्दी हड़बड़ाहट में कहता है जेबुजन वहाँ पे जाने की जरूरत नहीं है, आप वहीं से मुड़ जाइए, आप जहाँ कहीं भी हो वहीं से मुड़ जाइए, वहाँ पे ऑलरेडी पुलिस आपका वेट कर रहा है, ये बस एक ट्रैक था आप लोगों को फंसाने के लिए, आप लोग वापस चले जाइए। तो सिचन कहते हैं क्या पुलिस ऑलरेडी वहाँ पे है। वांग जी वो भी तो वहीं पे जा रहा है, वांग जी कहाँ पर है, क्या तुम वांग जी के साथ नहीं हो। तो चियांग से कहता है आप चिंता मत कीजिए, मैं हांग वांग जुन को ढूंढ लूंगा और उन्हें सही सलामत ले आऊंगा, बस आप कहीं भी हो वहीं से मुड़ जाइए। तो जेबुजन कहते हैं चियांग चाहे कुछ भी हो वांग जी को कुछ नहीं होना चाहिए, उसे वापस ले आओ। तो चियांग कहते हैं आप चिंता मत कीजिए मैं हूं ना, और ऐसा कहकर वो कॉल कट कर देता है और वो जल्दी से वांग जी का नंबर ट्रैक करने लगता है। इस तरह वो वांग जी के पास टाइम पर पहुंच जाता है और समय पर उसे बचा लेता है। सबसे अच्छी बात ये थी कि वांग जी ने काफी देर से कार एक ही जगह रोक रखी थी, जिसकी वजह से चियांग को वांग जी के पास पहुंचने में काफी आसानी हो जाती है। हम फिर से वापस मेंशन हॉल का सीन देखते हैं जहाँ पर जेबुजन वांग जी की तरफ देखकर कहते हैं वांग जी क्या तुम्हें पता नहीं था कि विभूषण एक पुलिस ऑफिसर है। तो वांग जी से कहता है नहीं मुझे नहीं पता था, उसने कहा वो एक डॉक्टर है, मैंने उस पर भरोसा किया था और मैंने उसे प्यार भी किया था। और वो कुछ टाइम बाद कहता है ब्रदर मुझे रेस्ट करना है, रूम किधर है। तो सिचन कहते हैं वहाँ 2nd फ्लोर पर, तुम जाकर रेस्ट कर सकती हो। वांग जी खड़ा हो जाता है और वहाँ से अपने रूम की तरफ जाने लगता है। विभूषण और न्यूसेंग उस रूम में बैठे हुए नीमिंगजू का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही नीमिंगजू उस रूम में एंट्री करता है दोनों बिल्कुल साइलेंट हो जाते हैं। नीमिंगजू विंग को घूर कर देखता है और उसके पास आकर कहता है अब कैसा फील कर रहे हो। तो विभूषण अपना सिर झुकाते हुए कहता है अब पहले से बेटर है इंस्पेक्टर जनरल। तो नीमिंगजू गुस्से में विभूषण की तरफ देखकर कहता है तुमने और शिनचैन ने कहा था तुम्हें 1 महीने की छुट्टी चाहिए, मुझे लगा था तुम लोग घूमने जाओगे, लेकिन मुझे नहीं पता था तुम छुट्टी लेकर ये सब काम कर रहे हो। तुम जानते हो अगर तुम उन्हें पकड़ भी लेते तो भी ये नहीं माना जाता कि एक ऑन ड्यूटी पुलिस ऑफिसर ने उन्हें पकड़ा है। देखो तुम्हारी ये फालतू की हरकतों की वजह से तुम आज मुसीबत में पड़ गए। अगर उस टाइम पे न्यूसेंग और बाकी लोग तुम्हें नहीं बचाते तो क्या होता। तो विंग कहता है बॉस मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ और पुलिस ऑफिसर तो 24 घंटे ऑन ड्यूटी पर होते हैं ना, चाहे वो यूनिफॉर्म में हो या ना हो। तो नीमिंग जो गुस्से में कहता है बेवकूफ इंसान तुम लोग छुट्टी पर थे। और वो विभूषण की तरफ देखकर कहता है तुम बिल्कुल अपने पापा पर गए हो, वो हमारे सीनियर हुआ करते थे, वो भी बिल्कुल बात नहीं सुनते थे, तुम भी उसी तरह हो, जरा इन लोगों को देखो। और ऐसा कहकर वो नीसेंग की तरफ पॉइंट आउट करते हैं और कंटिन्यू करते हुए कहते हैं तुम एक इंस्पेक्टर हो, ये लोग तुमसे क्या सीखेंगे, अगर तुम ऐसी हरकतें करोगे तो इनको डिसिप्लिन का कोई नाम ही नहीं रहेगा। और वो फिर से कहते हैं न्यूसेंग और शंगलांग का तो मान सकता हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता था यह शाओशिनजन भी तुम्हारी बातों में आ जाएगा, उसने तुम्हारी बात मान कैसे ली इन सब बातों के लिए। इससे पहले कि विंग कुछ कहता न्यूसेंग बीच में आकर कहता है ब्रदर मुझे पता चल गया मैंने विभूषण से क्या सीखा। मैंने सीखा कि आप ड्यूटी पर हो या ना हो, छुट्टी पर हो चाहे कहीं और हो, आपको हमेशा अपना फर्ज निभाते रहना चाहिए और अपने काम के लिए कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। तो नीमिंग जो गुस्से में न्यूसेंग की तरफ देखकर कहते हैं तुम चुप रहो। तो न्यूसेंग कहता है ओके ब्रदर। तो नीमिंग जो फिर से गुस्से में कहते हैं सर। तो न्यूसेंग कहता है ओके सर। ऐसा कहकर वो नीमिंग जो को सल्यूट करता है। विभूषण उन दोनों भाइयों को इस तरह देख ही रहा था, तभी नीमिंग जो विभूषण की तरफ मुड़ते हैं और विभूषण को देखकर कहते हैं
मैं तुम्हारी छुट्टी कैंसिल कर रहा हूँ, मुझे कल तुम ऑन ड्यूटी पर चाहिए, तो जल्दी से ठीक हो जाओ। तो विभूषण कहता है ओके सर। नी मिंगजू इतना कहकर उस रूम से बाहर चले जाते हैं। तो विभूषण कहता है ओ माय गॉड न्यू शैंग, तुम्हारे ब्रदर तो आज इतना ज्यादा गुस्सा नहीं हुए, कहीं आज सूरज पश्चिम से तो नहीं निकल आया ना? मेरी इतनी बड़ी गलती के बावजूद उन्होंने मुझे इतना कुछ नहीं सुनाया। तो निशंग हंसते हुए विभूषण की तरफ दिखता है और उससे कहता है तुम जानती हो ब्रदर को, वो बस थोड़ा सा गुस्सा है कि तुम लोगों ने उनसे झूठ बोला, लेकिन वो जानते कि तुम लोगों ने बहुत मेहनत की थी इसीलिए। इधर मेंशन हॉल में चियांग और जेबुजुन दोनों बैठे हुए थे। वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने बैठे हुए थे। तभी जेबुजुन उससे कहते हैं चियांग, वैसे तुम्हें पता है वांग जी मुझसे कौन सी जरूरी बात करने वाला था? तो चियांग कहता है क्या वांग जी ने आपको नहीं बताया? मुझे लगा उसने आपको बता दिया। तो जेबुजुन उससे कहते हैं नहीं, उसने बस मुझे कॉल करके मिलने के लिए बुलाया था, उसके बाद तो तुम जानते ही हो क्या हुआ था। तो चियांग कहता है समझ गया। वैसे जेबुजुन क्या आप मुझे मेंग्याओ के बारे में कुछ बता सकते हैं? तो जेबुजुन कहते हैं मेंग्याओ काफी अच्छा लड़का है, वो मेहनती है, सारा काम लगन से करता है, और यही बात उसके बारे में तो हमें कुछ खास पता नहीं। वो जब सबसे पहले आया तो वो हमारे अंकल के काफी करीब था, क्योंकि वो बहुत छोटा था, तब भी वो सारा काम बहुत मेहनत से करता था। मेरे अंकल ने शायद उसके बैकग्राउंड के बारे में पता लगाने की कोशिश की थी, लेकिन मेंग्याओ ने सामने से खुद आकर कह दिया। उसके डैड वेन रोलान के साथ काम करते थे। एक दिन वेन रोलान ने गुस्से में आकर उसके डैड को मार दिया, तो वो उसका बदला लेना चाहता है और हमारे साथ काम करना चाहता है। तो चियांग अपने मन में कहता है उसने सामने से आकर खुद कह दिया कि उसके डैड कहाँ काम करते थे और वो मेहनत से भी काम करता था। इसका मतलब वो पहले से चाहता था कि कोई भी फ्यूचर में उसके पास्ट को लेकर सवाल न करे, इसलिए उसने सामने से सब कुछ बता दिया। वैसे ये काफी चालाक है, और वो जेबुजुन की तरफ देखकर उनको सारी बातें बता देता है जो भी मेंग्याओ को लेकर किसी ने उन लोगों को मैसेज की थी कि उसी ने शोशी की इन्फॉर्मेशन पुलिस को दी। इवन उन लोगों ने मेंग्याओ के उस दिन का लोकेशन भी भेज दिया था जब उसने मैसेज करके शोशी की इन्फॉर्मेशन पुलिस को दी। और ये काफी हैरान करने वाली बात थी कि मेंग्याओ उस दिन उन लोगों के साथ नहीं था। तो जेबुजुन ये सुनने के बाद बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वो चियांग से कहते हैं नहीं, मेंग्याओ ऐसा नहीं कर सकता, हो सकता है ये सारी इन्फॉर्मेशन किसी ने हमें झूठी बताई हो। तो चियांग कहता है आप सही सोच रहे हो, विभूषण ने किसी से कहकर ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें भिजवाया, लेकिन ये काफी सोचने की बात है। इन सारी इन्फॉर्मेशन के बावजूद उन लोगों ने हमें एक फोटो भी भेजा था। मेंग्याओ कहाँ था शायद आप भूल गए हैं, लेकिन उस दिन हमारे अंकल चिरेन का फनल था और उस दिन मेंग्याओ एक बार में था। वहीं से कॉल करके उसने पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी थी कि सोशी हमसे मिलने आने वाला है। सो गाइस, हम आज का पढ़ाई पे खत्म करते हैं। होप यू लाइक इट।